औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका मुआविन व मददगार मुशर्रफ महमूद और आपको इल्म व अदब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको बड़े बड़े ख्वाब देखने और उन ख्वाबों को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह आप जानते हैं हम सालेवल उर्दू की जो नई बुक आई है 2025 की, उसके मुताबिक लेक्चर्स कर रहे हैं और आज हमारा मौजू है उर्दू अदब की एक बहुत खूबसूरत शायरा, शक्ल सूरत में भी खूबसूरत और कलाम में भी खूबसूरत, परवीन शाकिर। कुछ शेर सुनिए पहले, जिससे आपको समझ आए कि परवीन शाकिर का असलूब क्या था और उनके मौज़ूआत क्या थे। कहती है, हुस्न के समझने को उम्र चाहिए जाना, हुस्न के समझने को उम्र चाहिए जाना, दो घड़ी की चाहत में लड़कियां नहीं खुलती। तो देखिए, खवातीन की नुमाइंदा, औरत के जो जज्बात होते हैं उनकी नुमाइंदा शायर। और सुनिए, खालिस्तान नस्वानियत आपको नजर आएगी। बस ये हुआ कि उसने तकल्लुफ से बात की, बस ये हुआ कि उसने तकल्लुफ से बात की और हमने रोते रोते दुपट्टे भिगो लिए। खालिस्तान नस्वानियत। और शेर सुनिए, कमाल ज़ब्त को खुद भी आजमाऊंगी, कमाल ज़ब्त को खुद भी आजमाऊंगी, मैं अपने हाथ से उसकी दुल्हन सजाऊंगी, मैं अपने हाथ से उसकी दुल्हन सजाऊंगी। परवीन शाकिर की जाती जिंदगी में बड़े सानेहात रहे, बड़े अलमिये रहे, जिसके अभी हम जिक्र करेंगे। आप जो गज़ल पढ़ेंगे ये उनकी किताब माह तमाम से ली गई। माह तमाम क्या है? कुलियात है। और कुलियात क्या होती है? यानी किसी भी शायर की तमाम किताबें इकट्ठी छाप दी जाए तो उसको कुलियात कहते हैं। तो परवीन शाकिर की तमाम शायरी माह तमाम के नाम से शाया हुई थी। परवीन शाकिर की शादी उनके अपने कज़न से हुई। खालाजाद कज़न डॉक्टर थे, उनसे शादी हुई, लेकिन शादी चल नहीं सकी, निभ नहीं सकी। शादी के 10-11 साल बाद जब उनका एक बेटा भी था तो दोनों में अलैदगी हो गई। अब देखें, अल्लाह के काम अल्लाह जाने, बज़ाहिर देखें कितना खूबसूरत जोड़ा नजर आ रहा है, लेकिन बहरहाल दोनों में अलैदगी हो गई। और ये उनका जो बेटा है मुराद, इसको इन्होंने पाला सिंगल पेरेंट के तौर पे, माँ बन के भी बाप बन के भी। अब जो अलैदगी हुई शोहर से, तो उसी हवाले से भी आपने शेर देखा कि एक दुख कैफियत का इजहार करती है। ये परवीन शाकिर की आखिरी आरामगाह की तस्वीर। अल्लाह ताला उनको गरी की रहमत करे। इनके इंतकाल के कुछ सालों बाद हुकूमत पाकिस्तान ने एक यादगारी टिकट जारी किया था 10 रुपए का, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में, जिस पे आपको परवीन शाकिर की तस्वीर नजर आ रही है उनकी यादगार के तौर पर। ये तो एक मुख्तसर तारुफ था। अब आते हैं उनकी गजल की तरफ। बादबां खुलने से पहले का इशारा देखना। तो ये आप बादबान देख लीजिए, इसको बादबान कहते हैं। यानी कश्ती के ऊपर ये जो आपको कपड़ा से नजर आ रहा है, ये लंबा कपड़ा, ये किस लिए होता है? एंगल देने के लिए। यानी आपने जहाज को, कश्ती को जिस तरह मोड़ना है, उसको टर्न करने के लिए इसको बादबां इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। तो बादबान का इशारा क्या मतलब हुआ? यानी सफ़र शुरू होता है, यानी जब ये सफ़र शुरू होता है तो बादबान खोल दिया जाता है। तो जब आप पढ़ेंगे बादबान का इशारा तो आपको पता हो कि बादबान कहते किसको। ठीक है जी। ये तो एक तस्वीरी तारुफ था। अब आप किताब की तरफ आ जाएं तो हम इनका कंटेंट भी देख लेते हैं परवीन शाकिर का, क्योंकि आपको बुनियादी तारुफ बारे में पता होना चाहिए। असल नाम इनका सैयदा परवीन शाकिर था, सैयद खानदान से ताल्लुक। अदबी नाम परवीन शाकिर है। वालिद का नाम सैयद शाकिर हुसैन है। तखल्लुस ये करती हैं परवीन, लेकिन ये परवीन का नाम बहुत कम इस्तेमाल करती हैं। आमतौर पे आप जानते हैं हर गज़ल के आखिरी शेर में शायर अपना नाम इस्तेमाल करता है, जिसको मक्ता कहते हैं, तो उसमें अपना नाम इस्तेमाल करता है। लेकिन कम से कम परवीन शाकिर का जितना कलाम मैंने पढ़ा है, और मैंने तकरीबन सारा कलाम पढ़ा है, मैंने किसी गज़ल के आखिरी शेर में परवीन शाकिर का तखल्लुस नहीं देखा।
یعنی وہ اپنے تخلص پروین کو نام میں استعمال نہیں کرتی، البتہ اشعار میں علامت کے طور پہ، استعارے کے طور پہ آپ ان کا استعمال دیکھیں گے، لیکن آخری شعر میں نے ان کا استعمال نہیں دیکھا پروین کے نام کا. یعنی آپ کسی شعر میں آپ کو بہت کم نظر آئے گا کہ انہوں نے نام استعمال کیا. آبائی وطن ہے جی ان کا شیخو پورہ بہار، پیدائش کراچی میں ہوئی، تعلیم بھی کراچی میں ہی مکمل کی. کراچی یونیورسٹی سے ہی انہوں نے انگریزی ادب میں ایم اے کی ڈگری لی. ٹھیک ہے جی. بہت حساس خاتون شاعرہ تھیں. خواتین ویسے بھی حساس ہوتی ہیں، یہ کچھ زیادہ حساس تھیں، اتنی حساس تھیں کہ کسی بھی محفل میں جاتی تھیں تو جوتے اتار دیتی تھی. جوتوں کا بہت برداشت نہیں ہوتا تھا ان سے، جوتے اتار کے ننگے پاؤں پھیرا کرتے تھے. گاڑی چلاتی تھی تو ننگے پاؤں چلاتی تھی. یہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتا چلے کتنی حساس تھی. روزگار کی بات کریں تو شعبہ تدریس سے آغاز کیا زندگی میں. پہلے 9-10 سال انہوں نے ٹیچنگ کی، لٹریچر پڑھاتی رہیں. 1982 میں انہوں نے سول سروس، جس کو آپ CSS کہتے ہیں، اس کا امتحان دیا. اس میں نمایاں کامیابی حاصل کی کمپیٹیٹو ایگزام میں. اور یہ بڑی عجیب اور منفرد سی بات ہے. آپ دیکھیں پروین شاکر کی عمر کم تھی، ظاہر ہے جب آپ کمپیٹیٹو ایگزام میں بیٹھے ہوتے ہیں. امتحان میں پروین شاکر کی اپنی غزل کا شعر آیا ہوا تھا. اس شعر کی تشریح کریں، ذرا تصور کریں کینڈیڈیٹ امتحان دے رہا ہو اور امتحان میں اس کا اپنا ہی کلام آ جائے. تو اس سے دیکھیں کہ جب وہ صرف امتحان ہی دے رہی تھی تب بھی ان کا علم و ادب میں اتنا نام تھا کہ CSS میں ان کا شعر شامل تھا تشریح کے لیے. جب CSS امتحان کلیئر کر لیا، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ میں بطور ڈپٹی کلیکٹر بھرتی ہوئی. شاعری کی بات کریں تو بہت کم عمری میں ہی انہوں نے شاعری کا آغاز کر دیا تھا. انہوں نے نثر بھی لکھی، شاعری بھی لکھی، نثر بھی لکھی، مضامین بھی لکھے. لیکن جو باقاعدہ جس کو آغاز کہتے ہیں، 1966 میں سر سید کالج کی بزم ادب کے تحت ایک بیت بازی کا مقابلہ ہوا. تو یہ باقاعدہ پہلا آفیشیل فنکشن تھا جس میں شامل ہوئی، اور اپنے پہلے ہی مقابلے میں پروین شاکر نے گولڈ میڈل حاصل کیا. گھریلو حالات کی بات کریں تو میں بھی آپ کو بتا چکا، ان کے کزن تھے جن کا نام تھا ڈاکٹر نصیر علی خالہ زاد. 1976 میں ان سے شادی ہوئی اور صرف 11 سال بعد 1987 میں ان سے علیحدگی ہو گئی. ان کی زندگی میں آپ کو نشیب و فراز نظر آتے ہیں. اسلوب کی بات کریں یعنی ان کی شاعری کے طریقے کی بات کریں تو جدید اردو دور کی ممتاز شاعرہ ہیں. ان کا اسلوب انفرادیت کا حامل ہے. پہچانا جاتا ہے پروین شاکر کا شعر ہے جدید حیثیت، سینسٹیو ہونا اور روایتی غزل کے امتزاج ہے ان کے یہاں. یعنی جدید احساس بھی ملتا ہے، جدید دور کی نمائندہ بھی ہیں، لیکن جو اردو کا ایک کلاسیکل مزاج ہے یعنی روایتی شاعری ہے، اس کو اور جدید شاعری کو ساتھ لے کر چلتی ہیں. خواتین کے جذبات، احساسات، معاشرتی مسائل کا گہرا ادراک رکھتی ہیں. جس طرح میں نے آپ کو شروع میں ان کے شعر سنائے. ان کے آپ کو داخلیت اور خارجیت کا احساس ملتا ہے، امتزاج ملتا ہے. یعنی بیرونی حالات کی عکاسی بھی آپ کو نظر آئے گی، اور جو ہمارے اندر ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے اس کی عکاسی بھی آپ اس کے اندر نظر دیکھ سکتی ہیں. اپنی شاعری میں یہ استعاروں کا، علامتوں کا، جدید تشبیہات کا استعمال کرتی ہیں. آپ پروین شاکر کا کلام پڑھیں تو تتلی، بادل، خوشبو، بارش، آندھی اور اسی طرح کے بہت سے استعارے اور علامتیں آپ کو ان کی شاعری میں نظر آتے ہیں. استعارے غلط لکھا ہوا تھا، میں نے کہا جی پہلے اس کو میں درست کر دوں. ان کی بکس کی بات کریں، تصنیفات کی بات کریں تو خوشبو شائع ہوئی 1976 میں، صد برق 1980 میں، پھر خود کلامی 1990 میں، 1990 میں انکار، اور 1994 میں کف آئینہ، اور پھر 1994 ہی میں ان کی تمام شاعری کی کتابوں کا مجموعہ شامل ہوا جس کو کلیات کہتے ہیں، اور ان کی کلیات کا نام تھا ماہ تمام. اس کے علاوہ گوشہ چشم کے نام سے یہ اخبارات میں کالم بھی لکھتی رہی. اعزازات کی بات کریں تو 1990 میں حکومت پاکستان کی طرف سے ان کو تمغہ حسن کارکردگی دیا گیا. ان کے انتقال کی بات کریں، انتقال پرملال 26 دسمبر 1994، اسلام آباد میں جاب کر رہی تھی تو کار حادثہ ہوا. ان کی کار سے ایک بڑا ٹرالر ٹکرا گیا اور اس حادثے میں یہ انتقال کر گئیں. جس سڑک پر یہ حادثہ ہوا، اسلام آباد کی سڑک کو پروین شاکر کے نام سے منسوب کر دیا گیا. پروین شاکر روڈ ایک یادگار رہے.
اور 2013 میں حکومت پاکستان نے ان کی یاد میں ایک یادگاری ٹکٹ بھی جاری کیا جس کی تصویر آپ دیکھ چکے ہیں۔ تو یہ تو جناب تعارف تھا، اب ہم غزل شروع کرتے ہیں۔ غزل کا پہلا شعر، لیکن بجائے اس کے کہ آپ کو غزل کا پہلا شعر میں سناؤں، آپ اس غزل کا شعر پروین شاکر صاحبہ سے ہی سنیں۔ باد باں کھلنے سے پہلے کا اشارہ دیکھنا، باد باں کھلنے سے پہلے کا اشارہ دیکھنا، میں سمندر دیکھتی ہوں تم کنارہ دیکھنا، باد باں کھلنے سے پہلے کا اشارہ دیکھنا، میں سمندر دیکھتی ہوں تم کنارہ دیکھنا۔ جی، یہ ہے پروین شاکر۔ میری کوشش ہے کہ جو بھی ویڈیوز کروں، جس شاعر کی ویڈیو اویلیبل ہو سکے تو آپ کو ویڈیو بھی ساتھ ساتھ دکھاتا رہوں۔ آپ نے خود پروین شاکر کو سنا، کلام شاعر و زبان شاعر۔ باد باں کھلنے سے پہلے کا اشارہ دیکھنا، میں سمندر دیکھتی ہوں تم کنارہ دیکھنا۔ باد باں جس طرح بھی آپ نے پکچر دیکھی، یہ ایک پردہ ہوتا ہے جو جہاز کشتی کے اوپر لگا ہوتا ہے، جس سے اس کی ڈائریکشن تبدیل کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ باد باں کھلنے کا مطلب کیا ہے؟ سفر شروع ہونا، یعنی یہ باد باں کھلنے کا مطلب ہے آغاز سفر اور سمندر کا سفر۔ باد باں کھلنے سے پہلے کا اشارہ دیکھنا، میں سمندر دیکھتی ہوں تم کنارہ دیکھنا۔ دیکھیے سمندر جو ہے ایک وسیع سلسلہ ہے لامتناہی، یعنی بہت دور تک دیکھنا، تا حد نگاہ دیکھنا، جس کی انتہائی کوئی نہیں، لاپنرائی دیکھنا، یعنی لمٹ لیس کے معنی میں آئے گا، لمٹ لیس۔ تو وہ کہتی ہے میں سمندر دیکھتی ہوں، اور مخاطب ہے محبوب سے تم کنارہ دیکھنا۔ کنارے کی ایک لمٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کنارے ایک محدود ہوتا ہے۔ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کنارہ ہے، یہاں پہ سمندر ختم ہو گیا۔ کنارے کی ایک حد ہے، سمندر کی حد نہیں ہے۔ یعنی اب بات کو سمجھیے، شاعرہ کیا کہہ رہی ہیں کہ ہم ایک سفر شروع کرنے جا رہے ہیں۔ باد باں کھلنا سفر کا اشارہ، ٹھیک ہے جی، کہ تم اگر میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو، میرا ساتھ دینا چاہتے ہو، تو یہ سوچ لو کہ میں تو لمٹ لیس حد تک چلنے کو تیار ہوں، یعنی میری وفا کی، میرے خلوص کی، میری چاہت کی کوئی حد نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن تم کنارہ دیکھنا، میں جانتی ہوں کہ تمہارا پیار محدود ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی وہ کہہ رہی ہیں کہ میرا خلوص، میرا پیار لامحدود ہے، انفینیٹی ہے، جبکہ جس شدت سے میں تمہیں چاہتی ہوں تم اس شدت سے مجھے نہیں چاہتے، لہذا میں سمندر دیکھتی ہوں تم کنارہ دیکھنا۔ آپ کو بالکل سادہ لفظوں میں سمجھاؤں، دیکھیں اگر گھر میں کچھ چیزیں شفٹ کرنی ہو تو کیا کیا جاتا ہے؟ گھر کے مرد وزنی چیزیں اٹھا لیتے ہیں کہ یہ زیادہ وزنی ہے، یہ میں اٹھا لیتا ہوں، اور ہلکی چیزیں خواتین کو کہتا ہے یہ ہلکی چیز ہے، یہ تم اٹھا لو، بھاری تم سے اٹھائی نہیں جائے گی۔ تو وہی بات کہ وہ اب یہاں وہ خاتون ہو کے اپنے پہ ذمہ داری لے رہی ہیں کہ میرا خلوص، میری چاہت، میری وفا زیادہ ہے۔ وہ اپنے آپ کو، اپنے پیار کو لامحدود بتا رہی ہیں، اور اپنے دوست محبوب کو کہہ رہی ہیں تم کنارہ دیکھنا۔ کنارہ محدود ہونے کی علامت ہے، سمندر لامحدود ہونے کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ اب شعر کو دیکھ کے آپ کو سارا سمجھ آ جائے گا۔ باد باں کھلنے سے پہلے کا اشارہ دیکھنا، میں سمندر دیکھتی ہوں تم کنارہ دیکھنا۔ مفہوم دیکھیے، سفر شروع کرنے سے پہلے تمام امکانات کا جائزہ لینا، ٹھیک ہے، پلس مائنس بندہ پہلے کر لے۔ شعر ہے نا جی، تم سے الفت کے تقاضے نہ نبھائے جاتے، تم سے الفت کے تقاضے نہ نبھائے جاتے، ورنہ ہم کو بھی تمنا تھی کہ چاہے جاتے، ٹھیک ہے جی۔ تو شاعرہ جانتی ہیں کہ الفت کے تقاضے نہیں نبھائے جائیں گے، لہذا دوسرے کو کنارے دیکھنے کا کہہ رہی ہیں جو محدود ہے، اور خود سمندر دیکھ رہی ہیں جو لامحدود ہے، ٹھیک ہے جی۔ سفر شروع کرنے سے پہلے تمام امکانات کا یعنی جائزہ لینا۔ شاعر اپنی دنیا کو زیادہ گہرا اور پیچیدہ پاتی ہیں، جبکہ دوسرا شخص اسے سطحی طور پر دیکھتا ہے، یعنی محدود طور پر دیکھتا ہے۔
तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, लेकिन बरदार इम्तिहान में आपने समझना नहीं, लिखना भी है। स्टूडेंट्स कहते हैं समझ तो आ गई है, लिखना क्या है? तो अब लिखने के कंटेंट की तरफ आते हैं जी। प्रवीण शाकर की गज़ल में मोहब्बत, जुदाई और ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को इंतहाई लतीफ़ जज्बात में बयान किया गया। ये शुरू में थोड़ा सा मुख्तसर सा तारुफ है, जब भी तशरीह करें एक पैराग्राफ में मुख्तसर सा तारुफ दे दिया करें। उन्होंने, प्रवीण शाकर ने तशबीहात का इस्तेमाल किया है, इस्तारों का इस्तेमाल किया है और तजाद कंट्राडिक्शन ज़िंदगी में जो आ रही होती है उसकी मदद से ज़िंदगी की पेचीदगियों को और एक रिश्ते की हसासियत को बयान किया है कि रिश्ते कितने हसास, सेंसिटिव होते हैं। प्रवीण शाकर की शायरी में आपको नरमी नजर आएगी, हैसियत यानी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होना और दिली जज्बात की झलक मिलती है। वो जज्बात को एक खूबसूरत और शायराना अंदाज में बयान करते हैं, बड़ा खूबसूरत असलूब। उनके यहाँ क्लासिकी यानी पुरानी शायरी और जदीद शायरी का आपको बड़ा खूबसूरत इम्तजाज मिलता है। ये बातें आपको पहले भी की, लेकिन हम रिटन नोट्स की शक्ल में देख रहे हैं। प्रवीण शाकर इस खूबसूरत शेर में बादमां, जो जहाज का छप्पर यानी जो बड़ा पर्दा होता है, और समंदर किनारे को अल्फाज को बतौर इस्तारा इस्तेमाल कर रही हैं। यानी इस्तारा मतलब जब वो अपने असल मायनों में इस्तेमाल ना हो, यानी समंदर का मतलब समंदर नहीं है, या समंदर का मतलब लामहदूद है, और किनारे का मतलब किनारा नहीं है, उसका मतलब महदूदियत है। बादमां खुलने से पहले का इशारा है, एक ऐसा लम्हा है जब जहाज रवाना होने वाला है, यानी सफ़र शुरू होने वाला है। ज़िंदगी का सफ़र कह लें, मोहब्बत का सफ़र कह लें, चाहत का सफ़र कह लें, साथ कह लें, लेकिन अब इसका आगाज़ नहीं हुआ। नहीं, पहले से कह रही हैं, वो पहले से कह रही हैं कि सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। यानी अभी देख लो, बाद में ना घबराना मुश्किलात से, अभी देख लो, जिसको वार्न करना कहते हैं। ठीक है जी। तो वो समंदर शुरू होने से पहले ये बात कर रही हैं, वो गैर मुतवक्को तब्दीली और नए सफर के आगाज की तरफ इशारा कर रही है। शायरा कहती है उनकी नजर में वो जिंदगी के जो गहरू पहलू है समंदर, उसको कहती है मैं देखूंगी, जो बहुत वसी है, गहरा भी है, पेचीदा भी है। लेकिन जो दूसरा साथी है उसको कह रहे हैं तुम सिर्फ किनारा देखो, जो महफूज भी है और जो कम पेचीदा भी है, जिसमें महदूदियत है। तो अब देखिए ज़ेर तशरीह शेर के मिस्र अव्वल में बादमां खुलने से पहले का इशारा देखना एक निहायत लतीफ़ और नाजुक लम्हे की निशानदेही कर रहा है। बादमां के खुलने से पहले का इशारा यानी उस लम्हे की बात हो रही है जब सफ़र शुरू होने वाला है, भी हुआ नहीं है। ये एक अमकानी कैफियत है, यानी मुमकिनात की बात हो रही है कि सफ़र में मुश्किलात भी हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। तो अभी देख लो, तुम साथ दे सकते हो तो चलो, वरना साथ ना चलो। ठीक है, तब आपको समझ आ रही होगी कि वो खुद को समंदर और दोस्त को किनारा देखने को क्यों कह रही है। यह समंदर की अलामत उस सोच, जज्बात और उस पेचीदा कैफियत की तरफ इशारा कर रही है। ठीक है जी, जिसकी जिम्मेदारी वो खुद ले रही हैं। जबकि किनारा जो है ये एक बड़ी सती सी चीज होती है, ये दूसरे को कह रही हैं, दोस्त को कह लें, महबूब को कह लें, साथी को कह लें। ठीक है जी, यानी वो अपनी ज़हनी गहराई और पेचीदगी बता रही हैं और इसमें समझा रही हैं कि जिंदगी की हकीकत बड़ी गहरी होती है, इसको सब नहीं समझ पाते। दूसरे मिसरे में मैं समंदर देखती हूँ, तुम किनारा देखना, यानी ये दो बिल्कुल मुतजाद नुक्ता नजर है। जिस तरह आपको वजाहत करो, समंदर लापतराही है, समंदर पुरस्रार है, किनारा की एक हद है, महदूद है और वो हिफाजत की अलामत है। तो शायरा कहती हैं जो वुसअत और लामहदूदियत होगी वो मैं देखूंगी, तुम सिर्फ किनारे पे रखो। यानी एक दो लोगों की बात हो रही, एक का विजन बेहद वसी है जबकि दूसरे का विजन महदूद और मोहतात बताया जा रहा है। इस शेर में आप जो अल्फाज देखिए उनका इंतखाब बड़ा पुरकशिश है। बादमां फारसी ज़बान का लफ्ज़ है जो शायरी में खूबसूरती पैदा करता है। इशारा और देखना में तजाद है। ठीक है, इशारा गैर वाज़ेह होता है, देखना वाज़ेह होता है। तो शायरा ने बड़ी खूबसूरत ज़बान इस्तेमाल की है और लफ्ज़ों के चुनाव में बड़ी नरमी नज़र आती है। यहाँ बादमां समंदर जिंदगी की गहराई के इम्कानात को भी जाहिर कर रही है। अदबी सनतें देखें, सनद तजाद है। समंदर और किनारा या मुतजाद के तौर पे इस्तेमाल हुए हैं, यानी यहाँ समंदर का मतलब महदूद है
और किनारे का मतलब लामहदूद है। सनद इस्तारा की बात है, बादबा समंदर और किनारा का इस्ताराती इस्तेमाल। इस्तारा आपको बताया कि जब अशार अपने असल मायनों में इस्तेमाल ना हो, तो यहाँ इस्तारा है, समंदर भी, बाद में किनारा भी। सनद तशबीह है, समंदर वुसत की अलामत है, तो वुसत की तशबीह दी गई समंदर से। सनद इहाम भी है, इहाम जहाँ बात क्लियर ना हो, तो बाद बां की जो हरकत है ये दरअसल जिंदगी में तब्दीली का इशारा है, ये नए सफर के आगाज का इशारा है। हवाले के इशार की तरफ आएंगे, क्योंकि हवाले के इशार के बगैर आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। निदा फाजली का शेर है जी, जो मैंने भी आपको सुनाया भी। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। यानी अभी सोच लो, अभी सोच लो सफर शुरू होने से पहले। मोहसिन नकवी का शेर देखें जी, वो कहते हैं, पहले खुशबू के मिजाजों को समझ लो मोहसिन, पहले खुशबू के मिजाजों को समझ लो मोहसिन, फिर गुलिस्तान में किसी गुल से मोहब्बत करना। पहले मोहब्बत के आदाब समझ लो, मोहब्बत कुर्बानी का नाम है, मोहब्बत कुर्बानी का नाम है। आज की नौजवान नस्ल ना जी मोहब्बत समझती है इजी लोड का नाम। मेरा बच्चा, इजी लोड का नाम मोहब्बत नहीं होता, इजी लोड कराना मोहब्बत नहीं होता, मोहब्बत कुर्बानी का नाम है। दाग देलवी का शेर देखिए, रह रुए राह मोहब्बत का खुदा हाफिज है, इसमें दो चार बहुत सख्त मकाम आते हैं। तो बात वही, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, पहले सोच लो। शानुल हक हकी जो मुहक्कक है, उनका खूबसूरत शेर, तुमसे उल्फत के तकाजे न निभाए जाते, वरना हमको भी तमन्ना थी कि चाहे जाते, लेकिन शायद तुम उल्फत के तकाजे ना निभा सको, इसीलिए मैं समंदर देखती हूं, तुम किनारा देखना। परवीन शाकिर ही का शेर देखिए, हैरत से देखता है समंदर मेरी तरफ, हैरत से देखता है समंदर मेरी तरफ, कश्ती में कोई बात है या बात बामे है, कोई बात तो है। जो समंदर हैरत से देखता है वो गहराई की अलामत है। ये पहला शेर मुकम्मल हुआ जी। अब आते हैं दूसरे शेर की तरफ, लेकिन फिर वही बात, दूसरा शेर आपको मैं नहीं सुनाऊंगा, आप दूसरा शेर भी खुद परवीन शाकिर साहिबा से ही सुनिए। कि यूं बिछड़ना भी बहुत आसान था उससे मगर, यूं बिछड़ना भी बहुत आसान था उससे मगर, जाते जाते उसका वो मुड़कर दोबारा गया। यूं बिछड़ना भी बहुत आसान था उससे मगर, जाते जाते उसका वो मुड़कर दोबारा देखना। कितना टची शेर है जी। तस्वुर करें कोई जा रहा और मुड़ कर देख रहा, बहुत हसास शेर। ये परवीन शाकिर के साथ जो आपको नजर आ रहे हैं इंतजार हुसैन बैठे हुए, ये भी आपके फर्स्ट ईयर के सिलेबस में शामिल है इनका अफसाना। तो ये परवीन शाकिर है, साथ इनके इंतजार हुसैन है जी। आपने खुद परवीन शाकिर की जबानी शेर सुना, यूं बिछड़ना भी बहुत आसान था उससे मगर, जाते जाते उसका वो मुड़कर दोबारा देखना। बिछड़ना आप जानते हैं, जुदा होना, अलग होना। तो मफहूम क्या है, जुदाई का दर्द और मोहब्बत का इजहार। शेर का मरकजी ख्याल ये है कि चाहे जुदाई कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, मोहब्बत के छोटे छोटे इजहारात जैसे मुड़कर यूं देखना दर्द को बढ़ा देते हैं। कोई जा रहा हो और मुड़कर देख रहा हो, मुड़कर देखने का क्या मतलब कि जाने वाला भी नहीं जाना चाहता, जो वो मुड़कर देख रहा है, लेकिन मजबूरन जाना पड़ रहा है। तो इसमें जो आपको कर्ब की एक कैफियत नजर आती है वो देखिए, जाने वाला जा रहा है। अब यहाँ जाने का मतलब पहले मिस्र में बिछड़ना, वो कोई सफर पे नहीं जा रहा, ट्रिप पे नहीं जा रहा, वो छोड़कर जा रहा है, वो मुस्तकिल छोड़कर जा रहा है, लेकिन ना चाहते हुए छोड़ के जा रहा है, मुड़ के दोबारा देखना। तो शेर का मरकजी ख्याल यह है कि जुदाई कितनी भी मुश्किल हो, मोहब्बत के छोटे छोटे इजहारात दर्द को बढ़ा देते हैं। तशरीह की तरफ आए जी।
उर्दू की मुमताज शायरा परवीन शाकिर का ये शेर जुदाई की एक इंतहाई दर्दनाक दास्तान को बयान करता है। मिस्र अव्वल में शायरा बयान करती हैं, उस शख्स से बिछड़ना आसान नहीं था। इससे जाहिर है कि दोनों के दरमियान एक गहरा रिश्ता मजबूत था, मौजूद था, जो अब बिछड़ने की नौबत आ गई। आसान फारसी लफ्ज है। उर्दू जो शायरी में एक वजन और मौसीकियत पैदा करे इस शेर के अंदर, मुड़कर दोबारा देखना। देखिए ये लफ्ज़ हम आम गुफ्तगू में इस्तेमाल करते हैं, रोज़मर्रा का अल्फाज है, लेकिन शायरा ने इसको कितनी खूबसूरती से अपने जज्बात की अक्कासी के लिए इस्तेमाल किया है। मिसरा सानी यानी दूसरे मिसरे में आप देखें, जाते हुए मुड़ के दोबारा देखना, ये एक बड़े जज्बाती लम्हे की अक्कासी है। वो जज्बाती लम्हा जो कारी के दिल को छू लेता है। मुड़ के दोबारा देखना मोहब्बत, ताल्लुक, लगावट की अलामत है। इससे जाहिर होता है कि ताल्लुक तोड़ने वाला भी खुश नहीं है, वो भी खुश नहीं है, लेकिन बहुत दफा इंसान को वो करना पड़ता है जो वो करना नहीं चाहता। तो वो छोड़ के जाना ज्यादा तकलीफ दे है, जिससे गहरी यादें भी साथ वाबस्ता हूं। यह समल है, छोड़ के जाना बाजार सादा सा लगता है, लेकिन जज्बात से भरपूर है। और शायरा ने इस मामूली से अमल को बड़ी ही खूबसूरती के साथ बयान किया है। इस शेर में शायरा जुदाई के लम्हात की शिद्दत को बयान करनी है। बिछड़ना बहुत आसान ना था। इसमें उस वक्त की कर्ब नाकी का जिक्र है जब लोग एक दूसरे से जुदा हो रहे होते हैं। शायरा कहती हैं जुदाई इतनी आसान थी नहीं जिस तरह से नजर आती है। जाते जाते उसका मुड़ के दोबारा देखना एक जज्बाती मंजर है। जब कोई शख्स पीछे मुड़कर देखता है तो उसका मतलब है कि अभी भी उसके अंदर कुछ एहसास मौजूद है। ये मुड़कर देखना उस रिश्ते की शिद्दत को जाहिर करता है जो लोग एक दूसरे से महसूस करते हैं, लेकिन बावजूद अलहदगी उनका नसीब ठहरती है। जिस तरह आपने देखा कि परवीन शाकिर भी जिंदगी में उनको अपने शोहर से अलहदा होना पड़ा, ज़हनी हमागी ना होने की वजह से। अदबी सनतें देखिए, सनत तजसीम है। तजसीम कहते हैं जिस्म को, यानी शेर इस तरह हो कि वो आपके सामने उसकी बिल्कुल तस्वीर बनकर आ जाए, इसको तजसीम निगारी कहते हैं। यानी आप एक मंजर पढ़े लेकिन आपको लगे आपने पढ़ा नहीं, वो आपके सामने हुआ है। तो आप देखिए शेर इस तरह खूबसूरत है कि आप महसूस कर सकते हैं बिछड़ने का अमल, इस खूबसूरती से बयान किया गया। सनत तजसीम है जी, सनत तजाद है, आसान और मुश्किल की बात की गई। सनत इस्तारा है, मुड़कर दोबारा देखना, जिद्दत, जुदाई का एहसास है इसके अंदर। सन्नत लफ़ो नशर है, लफ़ो नशर होता है खोलना बंद करना, यानी पहले एक मिसरे में एक बात कर दी जाए और फिर उसकी वजाहत आगे दूसरे मिसरे में कर दी जाए। वैसे लफ़ होता है बंद करना, नशर होता है खोलना। तो बिछड़ना और देखना सन्नत लफ़ो नशर का खूबसूरत इस्तेमाल है। हवाले के शार देखिए जी, वो टूटते हुए रिश्तों का हुस्न आखिर था, वो टूटते हुए रिश्तों का हुस्न आखिर था कि चुप सी लग गई दोनों को बात करते हुए। राजेंद्र का खूबसूरत शेर। और अहमद फराज का शेर देखें, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। उमैर नजमी मेरे बहुत प्यारे दोस्त और उनका बड़ा खूबसूरत शेर। बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं। लफ्ज़ गलत हो रहा है जी, बार हो, अब ठीक हो गया। बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, लगेगा, लगने लगा है मगर लगेगा नहीं। कतील शिफाई का शेर देखें, ये ठीक है नहीं मरता कोई जुदाई में, ये ठीक है नहीं मरता कोई जुदाई में, खुदा किसी को किसी से मगर जुदा न करे। तो ये दूसरे शेर की तशरीह मुकम्मल हुई जी। अब बढ़ते हैं तीसरे शेर की तरफ, और पहले की तरह ही इस शेर को भी आप खुद परवीन शाकिर साहबा से ही सुनिए। किस शबाहत को लिए आया है
दरवाजे पे चांद, किस शबाहत को लिए आया है दरवाजे पे चांद, ए शबे हिजरा जरा अपना सितारा देखना, किस शबाहत को लिए आया है दरवाजे पे चांद, ए शबे हिजरा जरा अपना सितारा देखना। जी, कलाम शायर, बाज़बान शायर आपने सुना। शबाहत होती है मिलती जुलती सूरत, ठीक है जी। किस शबाहत को लिए दरवाजे पे आया है चांद, यानी शायरा को चांद के अंदर महबूब का चेहरा नजर आ रहा है, चांद को देख रही है दरवाजे में। देखिए चांद दरवाजे पे नहीं आता, तो चांद के दरवाजे पे आना यानी ऐसे लग रहा है महबूब के इंतजार की कैफियत। ऐ शबे हिजरा, किस शबाहत को लिए आया है, लिए आए, लेना मतलब आर्जी तौर पे, यानी वो उनको चांद में अपना महबूब नजर आ रहा है। शब हिजरा जुदाई की रात, ठीक है। सितारा, ऐसे अपना सितारा देखना, सितारा देखना यानी जिसको जिससे आती किस्मत का सितारा देखना, यानी किस्मत मालूम करना, कहते हैं आज सितारों की चाल, तो ये उस सेंस में, ठीक है जी। तो मफहूम क्या है जी, हिजर की तारीक रात में उम्मीद की तलाश है जी। हालात कितने भी, वो कह रही हैं, मुश्किल क्यों ना हो, हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन इंसान उम्मीद की रोशनी तलाश कर ही लेता है, ठीक है। उनको चांद में उम्मीद नजर आ रही है। इस शेर में शायरा ने चांद और सितारे का इस्तेमाल एक अलामत के तौर पे किया है। किस शबाहत को लिए दरवाजे पे आया है चांद, या चांद की चमक और रात के मंजर में एक बड़ा ही जमील खूबसूरत रोमानवी अंदाज है। शब हिजरा से मुराद वो जुदाई की रातें हैं, वो तन्हाई की रातें हैं जो महबूब से जुदाई में गुजरी। शबाहत अरबी जबान का लफ्ज है जो शेर में गहराई पैदा करता है। सितारा फारसी जबान का लफ्ज है जो उम्मीद के तौर पे यहाँ इस्तेमाल हुआ है, ठीक है जी। तो ऐ शबे, ये शेर हिजर की रात और तन्हाई के एहसास को खूबसूरती से पेश करता है। पहले मिसरे में दरवाजे पे चांद, मंजर कशी बहुत ही पुरस्रार है, दिलकश है। चांद आमतौर पर आसमान पर होता है, उसको दरवाजे पर देखना बड़ी गैर मामूली बात है। दूसरे मिसरे में शायरा हिजर की रात से मुखातिब है कि अपना सितारा देखे, यानी अपनी किस्मत देखे। यहां सितारा उम्मीद के तौर पर आया है, यानी शायरा हिजर की रात में भी उम्मीद की किरण तलाश कर रही हैं, यानी वो हिजर की रात से पूछ रही हैं कि ये हिजर कब खत्म होगा, ये जुदाई कब खत्म होगी। तो यहां सितारा, किस्मत का हाल मालूम करना तो है ही है, लेकिन यहां एक सितारा उम्मीद के तौर पर सामने आया है। उर्दू शायरी में हिजर वसाल आप जानते हैं बड़े अहम बुनियादी मौजूआत हैं। हिजर क्या है, महबूब का आशिक से जुदा हो जाना। वसाल क्या है, महबूब का मिल जाना। तो उर्दू शरई रिवायत में हमेशा महबूब बेवफा होता है, जबकि आशिक बावफा होता है। वो सारी ज़िंदगी महबूब के लिए तड़पता है, लेकिन महबूब उसको मिलता नहीं है। उसकी ज़िंदगी हिजर की कैफियत में गुजर जाती हैं। वसल की तमन्ना लिए वो ज़िंदगी गुजार देता है। इस शेर में हिजर की तकलीफ़ का इजहार भी है और महबूब से विसाल की तमन्ना भी है। मगर ये सिर्फ रिवायती शेर नहीं है, सिर्फ शेर नहीं, उनकी ज़िंदगी की अक्कासी है। जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया था, 1976 में उनकी अपने खालाजाद कज़न डॉक्टर नसीर अली से शादी हुई। ज़ेनी हमांगी नहीं हो सकी, 11 साल बाद ही 1987 में अलहदगी हो गई। तो परवीन शाकर ने एज ए सिंगल पेरेंट अपने बेटे की परवरिश की। तो ये दुख उनका ज़ाती दुख भी है, लेकिन वो इस ज़ाती दुख को इस तरह से बयान करती हैं कि अहद का दुख नज़र आता है। ज़ेर तशरी शेर में इसी दुख और कर्ब की अक्कासी है। रोमानवी अंदाज है, जज्बाती लहजा है, जिसमें शायरा महबूब की मौजूदगी की अहमियत और जुदाई के लम्हों की शिद्दत को बयान कर रही है। सनदों का इस्तेमाल देखिए, सनद तशबीह है, चांद और सितारा तशबीह के तौर पे आया है। सनद इस्तारा है, यह चांद एक जमालियाती हकीकत है कि इस्तारे के तौर पर आया है, चांद में वो महबूब देख रही हैं। सनद खताब भी है,
किसी को मुखातिब करना, ऐ शब हिजरा, वो हिजर की रात को मुखातिब करके उससे पूछ रही हैं, यानी उसमें अंधेरे में भी वो रोशनी की किरण ढूंढ रही है। हवाले के इशार देखिए, खुमार बादा बंकवी का शेर, रात बाकी थी जब वो बिछड़े थे, रात बाकी थी जब वो बिछड़े थे, कट गई उम्र रात बाकी है। फैज साहब का शेर देखें, वो आ रहे हैं, वो आते हैं, आ रहे होंगे, शबे फराक ये कहकर गुजार दी हमने, इंतजार की कैफियत। और फिर परवीन शाकिरी का शेर देखें, मुमकिना फैसलों में एक हिजर का फैसला भी था, मुमकिना फैसलों में एक हिजर का फैसला भी था, हमने तो एक बात की उसने कमाल कर दिया, वो वाकई में हिजर का दाग दे। और हिजर की रात क्या होती है, परवीन शाकिरी का शेर, अब भी बरसात की रातों में बदन टूटता है, जाग उठती हैं अजब ख्वाहिशें अंगड़ाई की। हिजर की खूबसूरत कैफियत। और अहमद फराज का शेर देखिए, फराज इश्क की दुनिया तो खूबसूरत थी, फराज इश्क की दुनिया तो खूबसूरत थी, ये किसने फितनाए हिजरो विसाल रखा है, काश हिजरो वसाल ना होता। और इसी हिजर की कैफियत परवीन शाकिरी के शेर में आपने देखी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 3 शेर मुकम्मल हुए। पहली वीडियो में यहीं पे ख़त्म करते हैं, दूसरी वीडियो में बाकी आखिरी शेर पे मुकम्मल कर लेंगे। उम्मीद है आपको समझ भी आई होगी और आपको लुत्फ भी आया होगा। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।